Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 26th of July 2024. तो गाइज आज तारीख 26 जुलाई 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है डेथ वैली को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली एक बॉडी न्यूज़ में बनी हुई थी जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। वैसे इस सीडीएसयू के बारे में कई बार हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर बॉडी के रेफरेंस में आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये पर्टिकुलर बॉडी रेगुलेट करती है हमारे मेडिकल डिवाइसेस के इम्पोर्ट को जो भी भारत में किए जा रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये पर्टिकुलर बॉडी ऑपरेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि इस बॉडी का काम है भारत के अंदर ड्रग प्राइसेस को सेट करना। तो बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों सही हैं या फिर डी तीनों के तीनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। लेकिन दोस्तों उससे पहले आज के न्यूज़पेपर को जब आप देखोगे तो पेज नंबर 1 पर आपको ये वाला फ़ोटो नज़र आएगा। महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों ये कुछ फ़ोटोज़ आ रही हैं जहाँ पे बहुत भयंकर बारिश की वजह से कई सारी जगह पर बाढ़ आ चुकी हैं। फिर थोड़ा पेज और पलटोगे आपको ये आर्टिकल मिलेगा आज के अखबार में। बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश आपको देश भर में कई सारी जगहों पर देखने को मिल रही है। अभी महाराष्ट्र में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से 6 लोगों की जान जा चुकी है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और 12 लोग इंजर्ड हो चुके हैं। और दोस्तों यहीं पर अगर हम इस साल मई के महीने से देखें तो 94 लोगों की जान जा चुकी है इसी प्रकार के मॉनसून रिलेटेड इंसिडेंट्स की वजह से। लाइटनिंग स्ट्राइक, करंट वगैरह वगैरह ऐसे इश्यूज़ कई सारे नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली आज ये थंबनेल वाला आर्टिकल डिस्कस करने के पीछे का पर्पज़ ये भी है कि आप थोड़ा सा अवेयर रहें, क्योंकि अभी भी हम देख सकते हैं काफ़ी सारी जगह पर बहुत ज़्यादा भीषण बारिश हमको देखने को मिल रही है। उसी से रिलेटेड हमारे न्यूज़पेपर में एक खबर आती है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट आपको देखने को मिलेंगे जिनका ये फ़ोटो है, नाम है नीलेश राय। ये वो पर्सन है दोस्तों जिनका इस साल प्रीलिम्स जो हुआ है वो क्लियर भी हो गया है और अभी मेंस के लिए तैयारी कर रहे थे। ये घर पर प्रॉमिस किया था कि आईएएस बनूंगा और लग भी रहा था, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर हुआ, पहले भी क्लियर कर चुके हैं, अभी यहाँ पर मेंस की तैयारी चल रही थी। बट दोस्तों जीवन में इनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि ये जो 26 साल का लड़का है दोस्तों आज ये हमारे साथ में नहीं है। पता है रीज़न क्या है? रीज़न है करंट की वजह से डेथ हो जाना। ये फ़ोटो आप देखो तो यूपीएससी एस्पिरेंट इलेक्ट्रोक्यूटेड इन दिल्ली। अब ऑब्वियस सी बात है मेंस आने वाले हैं तो मेंस की तैयारी कर रहे थे। तैयारी करते करते यहाँ पर अपनी जो पढ़ाई वगैरह करके वापस से अपने रूम पे आ रहे थे जो रेंट पर लिया था। रास्ते में आते आते दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये दरवाज़ा है, ये एक दरवाज़ा दिख रहा है। यहाँ पर इस फोटो को ब्लर कर दिया गया क्योंकि ये काफ़ी डिस्टर्बिंग है, दिखा नहीं सकते। अगर दिखाया तो यूट्यूब वीडियो पर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, जैसे आज से 4 दिन पहले लगाए थे। तो दोस्तों यहाँ पर ये लड़का आ ही रहा था, बस पैर फिसला और पैर फिसलते ही यहाँ पर बस खाली गेट का सपोर्ट लिया और गेट के सपोर्ट लेने पर दोस्तों एकदम से यहाँ पर करंट लगा और वो करंट इतना भयंकर था कि इस व्यक्ति की मौत हो गई है। और यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे चारों तरफ पानी भरा हुआ। ये पूरा फ़ोटो नहीं है, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ये पूरा कंप्लीट फ़ोटो भी मिलेगा। तो ये सब कुछ सीसीटीवी फुटेज के अंदर में मेंशन किया गया है। और ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है, बताया जा रहा है। कुछ फॉल्टी केबल्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे इस दरवाजे के ऊपर में, वैसे ही आपको ढेरों केबल्स नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे यहाँ पर केबल्स थे जिनको सेफ्टी के साथ में नहीं रखा गया है, उस केबल से करंट आ रहा था जिसकी वजह से यहाँ पर
नीलेश राय को ये करंट लगता है और उस करंट की वजह से नीलेश राय की डेथ हो जाती है। प्लस आर्टिकल में बताया जा रहा है एक वायर था जो कि एक इलेक्ट्रिक मोटर का है, बराबर वाले घर से वो आ रहा था और उस आयरन गेट के साथ में वो कांटेक्ट में था। जो दरवाज़ा नीलेश राय ने पकड़ा उस दरवाजे के कांटेक्ट में था वो वाला तार, और उस तार की वजह से पूरे दरवाजे में करंट आ रहा था। पानी सब तरफ वैसे ही हो रहा था, ठीक है, बारिश की वजह से चारों तरफ भर रहा था। जब जा रहे पैर फिसला, सपोर्ट ले लेता है हर कोई व्यक्ति, यहाँ पर एकदम से अचानक से सपोर्ट लिया। यहाँ पर इन्होंने दरवाजे का, नहीं पता था उसमें इतना भयंकर करंट आ रहा होगा, और जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ हमको देखने को मिला। प्रॉब्लम है, थोड़ा कंसर्निंग सिचुएशन है। जो यहाँ पर दिल्ली की पावर मिनिस्टर हैं अतिशी, इन्होंने यहाँ पर ऑर्डर दिया है इन्वेस्टिगेशन का कि भाई इस पर थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि आखिरकार मामला है क्या। प्लस इंडिया में देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो हम है ही, डेफिनेटली हम यहाँ पर मानेंगे, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्टली, वो है वायरिंग सिस्टम। भारत के पास में बहुत ही बुरा वायरिंग सिस्टम है। आप जगह जगह देखते होंगे, आपके घर के आसपास भी ऐसा होगा जैसा आपको ये सामने फ़ोटो में दिखाई पड़ रहा है ना। ऐसे कुछ फ़ोटोज़ आपको और देखने को मिलेंगे जहाँ पर ढेरों तार एक साथ लपेट दिए गए हैं किसी पोल के पास में। आपके घर के आसपास से जा रहे होंगे, गलियों में यहाँ पर तार लटक रहे हैं, और वो जो तार हैं दोस्तों में कई सारे इस तरीके से हैं जो बेकार हो चुके हैं। नया कनेक्शन कोई ले रहा है, पुराना कोई हटाता नहीं है, सब ऐसे ही फॉल्ट लाइन्स पड़ी हुई हैं। कई बार ये जो तार हैं बहुत ज़्यादा लूज़ भी देखने को मिलते हैं। कोई प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पर वो तार नीचे आ जाता है सीधा, अगर वो किसी इंसान के कांटेक्ट में आएंगे तो होगा ही ऐसा कोई हादसा। तो पहला सुधार हमारे इंडिया के इस वायरिंग सिस्टम के अंदर में करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जो चर्चाओं में आया, जिसको लेकर यहाँ पे चारों तरफ न्यूज़ फैली। ऐसे कितने हज़ारों केसेस होते होंगे जिसके ऊपर कोई नज़र नहीं जाती होगी। तो यहाँ पर एक वो व्यक्ति जिसने 2-3 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, अभी मेंस की तैयारी कर रहा है, एक ग्रेट माइंड हमने खो दिया, और वो भी इस चीज़ की वजह से। और इस टॉपिक को लेकर दोस्तों कई सारे न्यूज़ आर्टिकल लिखे हुए हैं, आप रिसर्च करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। द ट्रिब्यून का एक आर्टिकल है जहाँ पर मेंशन किया जा रहा है भारत के अंदर में जो ये इशू है लटकते हुए इलेक्ट्रिसिटी वायर्स का, और लटकने की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है यहाँ पर उसका मैनेजमेंट कितना बेकार है, उसको लेकर कुछ सोल्यूशंस वगैरह भी इस आर्टिकल में दिए। आप सर्च करोगे आर्टिकल मिल जाएगा, चाहो तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि कई सारी कंट्रीज़ के अंदर में जो ये वायरिंग सिस्टम है, जैसा ऊपर आपको देखने को मिलेगा उस तरीके से नहीं है, अंडरग्राउंड वायरिंग सिस्टम चलाया गया है, तो वो अपनाया जा सकता है। प्लस क्योंकि यहाँ पर दोस्तों दिक्कत यह है कि मानसून वगैरह का जो सीज़न होता है, जैसे करंट समय पर चल रहा है, इस बरसात वाले सीज़न में ये जो वायरिंग सिस्टम है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उस एरिया में जहां पर कई सारे लोग रह रहे हैं। और इस तरीके से आपने भयंकर तरीके से ये केवल तार लटका दिए हैं, सही से बाइंड भी नहीं किया है, लूज़ भी हो सकते हैं वो। तो जब मैंने आर्टिकल देखा न्यूज़पेपर के अंदर तो सोचा ज़रूर से डिस्कशन करना चाहिए, इसके बारे में आप अवेयर रहें और दूसरों को भी अवेयर रखें, यह ज़रूरी है। आगे आते हैं ना दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर आता है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक कर पाएंगे। बात हो रही है एक केस के बारे में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने देखा और अपना स्टेटमेंट दिया है कल, और ये बोला है कि जो हमारी राज्य हैं यानी स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास में अनलिमिटेड राइट्स हैं टू टैक्स मिनरल रिच लैंड्स। क्योंकि कई सारे राज्य ऐसे हैं दोस्तों जिनके पास में बहुत सारा मिनरल्स हैं, है ना, अलग अलग खनिज पदार्थ हैं। मिनरल रिच स्टेट्स में कई सारे नाम आते हैं, आपने सुना होगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। तो इन राज्यों से जो अधिकार हैं इनके, वो काफ़ी सारे अधिकार छीने जा रहे थे कि ये टैक्स नहीं लगा सकते। और ये अधिकार कौन छीन रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी हमारी पार्लियामेंट के थ्रू कई सारे लॉज पास करे गए। पार्लियामेंट इंटरफेयर कर रही थी इनके टैक्स को इम्पोज करने वाले पावर के ऊपर में, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी, उसकी वजह से यहाँ पर ये केस न्यूज़ में आया। और अभी होता यह है दोस्तों, 9 जज की बेंच बैठती है एक पूरी, और उस 9 जज की बेंच को हेड किया हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने। और ये कल की ही बात है। और ये दोस्तों जब पूरा केस हुआ तो इसमें 8:1 से पूरा केस को देखा गया, यानी कि 8 लोग इसके मेजोरिटी में थे। मतलब ऑब्वियस ही बात है, 8:1 में यहाँ पर ये डिवाइड हो गया। एक व्यक्ति ऐसे हैं, एक जज ऐसे हैं जिनका कहना है कि नहीं यहाँ पर स्टेट के पास में ये अनलिमिटेड राइट्स नहीं हो सकते। और 8 जज ऐसे थे जिनका कहना है हाँ, राज्य सरकारों के पास में अनलिमिटेड राइट्स हैं, हक है कि वो अपने मिनरल को खुद से यहाँ पर उसके ऊपर टैक्स वगैरह इंपोज कर सकते हैं, अपने ज़मीन के ऊपर टैक्स इंपोज कर सकते हैं। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को आने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, 8 जज जब इस फेवर में गए तो डिसीजन यही आना था, है ना। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे बोला क्या जाता है कि जो ये पूरा का पूरा मेजोरिटी के अंदर में केसेस देखा गया, तो इसमें बोला गया कि जो हमारी पार्लियामेंट है
वो किसी भी कीमत पे हमारी राज्य सरकार की जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेचर्स हैं, ठीक है, उनकी पावर को लिमिट नहीं कर सकती, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास में, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह के पास में ताकत है कि वो जितना भी यहाँ पर मिनरल से रिलेटेड लैंड्स हैं उन सब लैंड्स के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। तो ये जजमेंट इसलिए आया कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही थी, रोक लगाई जा रही थी, केंद्र सरकार के माध्यम से उस रोक को रोका जा सके, क्योंकि केंद्र सरकार फोकस कर रही थी कि यहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है टैक्स वगैरह लगाने की। सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास में ही प्रॉपर ये पावर है। और अगर आप स्टेट की ये वाली पावर डाइल्यूट कर रहे हो, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहे हो, क्योंकि स्टेट अगर टैक्स नहीं लगाएगा ऐसे पर्टिकुलर सिनेरियो में जहाँ पे वो लगा सकता है, उसका राइट है, तो उसका रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, पैसा कहाँ से आएगा? और अगर पैसा नहीं आएगा तो स्टेट गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स कैसे चलेंगी? और वेलफेयर स्कीम्स ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट बाकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन कैपेसिटी, रिसर्च, डेवलपमेंट, इन सब जगह पर पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकेगा, ये बताइए। फिर जब वो टैक्स नहीं लगा पाएंगे तो रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा तो ये सब चीज़ें कैसे हो पाएंगी, डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? ये सब कुछ सीधा उनके रेवेन्यू से रिलेटेड है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है फिस्कल फेडरलिज्म का भी, और फिस्कल फेडरलिज्म में भी यहाँ पर पावर आती है स्टेट गवर्नमेंट के पास में कि वो टैक्सेस लगा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है। तो पार्लियामेंट यहाँ पर बीच में क्यों इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, ये पावर छीनने की कोशिश कर रहा है? ये गलत है। अब सवाल यह है कि पार्लियामेंट आखिरकार ये पावर छीन कैसे रहा है? तो दोस्तों एक लॉ है हमारे पास में, आपको पता होना चाहिए, कई सारे राज्यों में बहुत सारे प्रकार के अलग अलग जो खनिज हैं, मिनरल्स हैं, वो पाए जाते हैं, है ना। तो मिनरल्स को रेगुलेट करने के लिए, मिनरल्स का प्रॉपर खनन करने के लिए हमारे पास में लॉ है बहुत ही ज़्यादा पुराना, 1957 का, जिसका नाम है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत पार्लियामेंट ने कई सारे अमेंडमेंट करे। दोस्तों एक अमेंडमेंट 2015 में भी हुआ, फिर 2016 में भी हुआ, फिर लास्ट ईयर 2023 में भी इस वाले लॉ में अमेंडमेंट करे गए, बार बार चेंजेस करने की कोशिश की। और इन चेंजेस के माध्यम से जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनको, उनकी जो पावर है वो कम की जा रही है। जैसे करंट समय पर जो स्टेट गवर्नमेंट को ताकत मिलती है कि अपने लैंड्स के ऊपर टैक्सेशन ले सकते हैं, जहाँ पर भी खनन करवा रहे हैं उसके ऊपर टैक्स चार्ज कर सकते हैं, ये वाली पावर उनसे छीनी जा रही है लगातार। ठीक है, तो उसी पे फोकस क्या है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे और ऐसा नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट का यही काम है कि भाई हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से चलती रहे और जिस तरीके से पावर्स बटी हुई हैं वो बटी रहे। कहते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो क्या है, लेजिस्लेटिव, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव, देन उसके बाद में जुडिशरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है दोस्तों, जो हमारे लॉज बना रहे हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चेक करने के लिए जुडिशरी बैठी है कि यहाँ पे कोई मनमानी तो नहीं चल रही है। ये जुडिशरी का इम्पोर्टेंस भी दर्शाता है। तो यहाँ पर जो भी इस पर्टिकुलर एक्ट में चेंजेस करने की कोशिश की जा रही थी, स्टेट गवर्नमेंट की पावर को छीनने की कोशिश की जा रही थी, वो अभी रोक दिया गया है यहाँ पर इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के माध्यम से। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, पूरा न्यूज़ समझ में आ चुका है कि एग्जैक्टली पूरा मामला क्या है। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। भारत में जो ये माइनिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि माइनिंग की बात करते हैं नहीं, खनन की बात हो रही है। अब खनन क्या है, देखो कई सारी जगह पर कोयला है, खुदाई करके निकाला जा रहा है, वो आपका खनन हो गया। तो उसकी पावर्स यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहें, स्पेशली उस पर टैक्स इम्पोज करने के लिए, उसके माइनिंग वाली लैंड पे टैक्स इम्पोज करने की पावर उनके पास में रहे, ये सुप्रीम कोर्ट चाहता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आर्टिकल से हटकर भी डेटा पढ़ना होगा, केवल आर्टिकल पढ़ के काम नहीं चलेगा। और जो ये माइनिंग वाला एक्ट है 1957 का, अभी इसके बारे में भी आपको मैं आगे बताऊंगा। इससे रिलेटेड 2 न्यूज़ आर्टिकल हैं आज के अखबार में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारत के अंदर माइनिंग सेक्टर का स्टेटस कहाँ पर है। ये जो पूरा खनन वाली इंडस्ट्री है ना, ये भारत के लिए, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। क्योंकि माइनिंग इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट रोल आता है हमारे देश की इकोनॉमी के कंट्रीब्यूशन के अंदर में। जो हमारा ये लॉ है ना, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस स्पेशली, जो ये पूरा मंत्रालय है जो इस प्रकार के खनन के स्ट्रक्चर को मैनेज करने का काम करता है, उनके अकॉर्डिंग एक डेटा दिया गया और ये बोला भारत में जो मिनरल का प्रोडक्शन किया गया है, जो ये खनिज का उत्पादन किया गया है, इसमें एटॉमिक और फ्यूल मिनरल को छोड़ के बात हो रही है। तो जितने भी मिनरल का प्रोडक्शन हुआ 2021-22 में, उसका अमाउंट था 2,11,857 करोड़ रुपए। तो इंडिया में माइनिंग का स्कोप तो बहुत बड़ा है।
अब स्कोप कितना बड़ा है कि इंडिया चौथे नंबर पर आता है पूरे दुनिया में आयरन ओर प्रोडक्शन के मामले में। आयरन ओर से रिलेटेड कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल आया था, याद होगा, पूरा डिटेल मैंने शेयर किया था। आयरन ओर के मामले में हम टॉप पर हैं। कोयले के प्रोडक्शन के मामले में हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं 2021 तक। ये ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख पाओगे। तो ये कुछ मिनरल्स के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया बहुत आगे, इसलिए यहाँ पे माइनिंग सेक्टर भारत के लिए ज़रूरी है। इतना ही नहीं, फिर जब बात आती है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की, तो उसमें भी दोस्तों यहाँ पर हम सेकंड लार्जेस्ट आते हैं पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली 2021 का डेटा है ये। फिर 2023 के अंदर में जो मिनरल की डिमांड है वो 3% से इंक्रीज भी हुई दोस्तों। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो प्रोडक्शन है इसको करने के बाद हम कई सारे मार्केट के अंदर में एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंस है माइनिंग सेक्टर का। लेकिन इसी पर्टिकुलर माइनिंग सेक्टर में कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ इश्यूज़ भी हैं। समस्याएं क्या हैं? जैसे मैंने बोला कि इस सेक्टर का इंपॉर्टेंस है, हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन तो देता है, लेकिन जिस लेवल पर कंट्रीब्यूशन देना चाहिए था दूसरे कंट्रीज़ की तरह वैसा नहीं मिल पाता। हाँ, डेफिनेटली जो माइनिंग सेक्टर है इसका योगदान हमारे टोटल जीडीपी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर में 1.75% है, लेकिन इसको हम केवल ओनली बोलते हैं कि केवल 1.75% है। जबकि दूसरे कंट्रीज़ को आप देख पाओगे, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो गया, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया। साउथ अफ्रीका का जो माइनिंग सेक्टर है वो उनके देश की जीडीपी में 7.5% का योगदान देता है। ऑस्ट्रेलिया का माइनिंग सेक्टर 6.99% का कंट्रीब्यूशन देता है। ये थोड़ा डिफरेंस है, तो यहाँ पर हमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है। प्लस अगर आपसे पूछा जाए माइनिंग सेक्टर में और क्या क्या समस्या हैं, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की। कई सारी आदिवासी कम्युनिटीज़ दोस्तों आपको देखने को मिलती हैं, वो ऐसे एरियाज़ में रह रही होती हैं जहाँ पे माइनिंग जोन्स हैं, जहाँ पे बहुत सारा कोयला प्रेजेंट है। अब मान लो उसको निकालना है तो पहले ट्राइबल कम्युनिटीज़ को हटाना पड़ेगा, उनकी जगह वगैरह सब हटानी पड़ेगी, उसके बदले में कंपनसेशन देना होगा। लेकिन कंपनसेशन देने की बात करते हैं, बाद में उनको दिया नहीं जाता। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। फिर एक और सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारे पास में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। माइनिंग सेक्टर के लिए आपको नए नए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन अभी भी दोस्तों यहाँ पे हमने कोई ज़्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। इस वजह से जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा पुरानी ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर एक और समस्या आती है एनवायरमेंटल कंसर्न। कभी भी दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे, जब भी खनन होता है तो खनन करने से सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आती है एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। कई सारी प्रकार की जहरीली गैसेस रिलीज़ होती हैं, जैसे आप देख पाओगे कोयले वगैरह की, जब हम लोग बात करते हैं, खनन करते हैं, तो कितना ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पर होता है। एयर पोल्यूशन के साथ साथ दोस्तों वो पोल्यूशन वाटर तक फैलता है। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। अब सरकार की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी एफर्ट्स हैं, वो अभी तक ऐसी समस्याओं से लड़ नहीं पाए, तो ये दिक्कत भी है हमारी। तो अगर पूछा जाए माइनिंग सेक्टर एक ताकत है भारत की, हाँ बिल्कुल ताकत है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें कुछ समस्याएं भी हैं जिसको टैकल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे, ये सब कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने साल 2021 में पूछ लिया था। मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा मिलता जुलता ही है। जैसे आप देख पाओगे कि इंडिया एक सबसे बड़ा देश है, इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ गोंडवाना लैंड, तब भी यहाँ पर जो हमारी माइनिंग इंडस्ट्री है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इतना कम हमको देखने को मिलता है। इसके ऊपर चर्चा कीजिए। तो ये 250 शब्दों में आंसर लिखना था। चाहो तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि भारत गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद इसका खनन उद्योग प्रतिशत में इसका सकल घरेलू उत्पाद में कम योगदान देता है। इसके ऊपर चर्चा कीजिए, ठीक है। चाहो तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी मैं वैसे आगे एक और मेंस क्वेश्चन दूंगा, उसको ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट करना, क्योंकि वो आपको तैयार करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं आपको इंपॉर्टेंस दिखा रहा हूँ, आर्टिकल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे आता है नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने आर्टिकल देखा, उसके पीछे कितनी सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सभी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको प्रिंटेड फॉर्म में एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो आपको नोट्स वगैरह बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। वीडियो आराम से देखो, पीडीएफ जो मिला है उसको सोने से पहले रिवाइज कर लो, आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, जितनी पीडीएफ है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर इस ग्रुप में आपका सारा कंटेंट सिक्योर हो जाता है करंट अफेयर्स का। ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, डेली बेसिस पे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, तो आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि मैंने आज न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं पढ़ा, भूल गया, डेटा कलेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन नोट्स आपको डेली बेसिस पे बनकर मिलते चलेंगे। और दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए
तब तक आप फ़ोन99 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज करोगे, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास में एक और ऑप्शन है डेमो वीडियो का। आपको डेमो वीडियो का लिंक दिया जाएगा, आप पूरे वीडियो में देख सकते हैं कि मुझे इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कैसे कैसे वो हेल्पफुल हो सकता है। अपने आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं ना। फिर उसके बाद दोस्तों एक और न्यूज़ आर्टिकल आपको अखबार में ये देखने को मिलेगा जहां पर बात हो रही है ओवर 1 लाख क्यूसेक्स लाइकली टू बी रिलीज फ्रॉम KRS डैम, फ्लड वार्निंग इशूड। हुआ क्या, हम बात कर रहे हैं कृष्णा राजा सागर डैम की, जो कर्नाटका के अंदर मांड्या डिस्ट्रिक्ट में है। तो दोस्तों इस डैम के अंदर पानी हो चुका है पूरी तरह से फुल, बारिश हो रही है लगातार। अब यहाँ से बहुत सारा पानी रिलीज़ करना होगा, ठीक है, नहीं तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होगी, डैम के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो 1 लाख क्यूसेक्स जो वाटर है वो रिलीज़ किया जा सकता है इस डैम से, ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि जल्दी रिलीज़ करेंगे। और इसको देखते हुए एक फ्लड वार्निंग जारी कर दी है, क्योंकि आपको पता है जो ऊपर डैम बना होता है उस डैम के नीचे आसपास कहीं गांव बसे होते हैं, घर वगैरह लोग बना लेते हैं। तो उनसे यहाँ पर बोला गया है कि भाई ये डैम में से पानी छूटने वाला है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, स्पेशली जो ये नीचे गांव प्रेजेंट है। लगभग दोस्तों 92 विलेजेस हैं जिन पे खतरा पहुंच सकता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है डैम से इतना पानी छोड़ा जाएगा, एकदम भयंकर तरीके से नीचे बाढ़ आ जाएगी। जितने भी लो लाइंग एरियाज़ हैं तो वहाँ सभी जगह पर एक वार्निंग जो है वो इशू की गई है। और स्पेशली यहाँ पर कोई जो बर्ड सेंचुरी वगैरह नीचे प्रेजेंट है उसको थोड़े समय के लिए बंद कर दिया गया है कि भाई कोई टूरिस्ट वगैरह इस समय पर ना हो। तो उस तरीके की तैयारी चल रही है करंट समय पर पानी छोड़ने के लिए। इस वजह से जो कृष्णा राजा सागर डैम है वो अभी के समय पर चर्चाओं में है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों हमारे लिए ये डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में बन जाते हैं, जैसे ये डैम कहाँ पर है, कौन से नदी के ऊपर है। आइए बहुत आराम से सरल तरीके से समझाता हूँ। तो दोस्तों ये जो नदी आपको दिख रही है ये है आपकी कावेरी नदी, ठीक है। ये जो आपको नदी दिख रही है ब्लू कलर की, कावेरी नदी है, कर्नाटका से बनकर आती है, तमिलनाडु से होते हुए सीधा बे ऑफ बंगाल के अंदर में खाली हो जाती है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है और ये जो है दोस्तों ये है आपका कृष्णा राजा सागर डैम। यहीं पर वो डैम बना हुआ है, ठीक है। लोकेशन ध्यान रखिएगा। अब लोकेशन ध्यान कैसे रखिए दोस्तों कि जो डैम एक प्रकार का ग्रेविटी डैम है जिसको बनाया गया है कावेरी नदी के ऊपर। कावेरी नदी के साथ साथ इसकी जो भी सहायक नदियां हैं, ट्राइब्यूटरीज़ हैं, जैसे यहाँ पर हेमावती है, लक्ष्मण तीर्था है, ये कुछ इसकी ट्राइब्यूटरीज़ हैं दोस्तों। इन पे भी ये डैम बना हुआ है। और डैम एग्जैक्टली बना कहाँ पे है, कर्नाटका के मंड्या डिस्ट्रिक्ट में। ये जगह का नाम ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है इसके कंस्ट्रक्शन। ये डैम दोस्तों है बहुत पुराना। बताया जाता है कि इसका जो नाम वगैरह है वो भी महाराजा कृष्णा राजा वडियार जो 4 हुआ करते थे उनके नाम के ऊपर रखा गया है। ये उस समय पर मैसूर के रूलर हुआ करते थे, उस समय पर उसको मैसूर बोलते थे, याद होगा। तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। उन्होंने यहाँ पर इस डैम के कंस्ट्रक्शन को शुरू किया, इसकी फंडिंग दी, जिस वजह से जो यह डैम है वो तैयार हुआ। लेकिन जो ये डैम बनाने की शुरुआत राजा साहब ने की थी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन उद्देश्य था कि पानी प्रोवाइड करवाया जाए, स्पेशली इरिगेशन के लिए, क्योंकि पानी रोका जाएगा डैम से तो सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड करवाया जाएगा, उससे बिजली बनाई जाएगी, है ना। प्लस आसपास के जो रीजन में सूखा पड़ जाता है वो वाली प्रॉब्लम से निपटा जा सकेगा। फिर दोस्तों बताया ये भी जाता है इस डैम का जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो गया था 1911 में। आप इमेजिन कीजिए 1911 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 1931 में कंप्लीट हो गया। तो 1931 से अभी तक यहाँ पर ये डैम चल रहा है। अब किसने बनवाया, किसके नाम पर बना, ये तो आपको पता चला दोस्तों। लेकिन इस डैम की डिजाइनिंग वगैरह किसने की थी? डिजाइन किया गया था सर एम विश्वेश्वरैया जी के थ्रू। एक फेमस इंडियन इंजीनियर हैं और कई बार यहां पर इनको जाना जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न मैसूर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर डैम है दोस्तों ये लगभग 130 स्क्वायर किलोमीटर इसमें फैला हुआ है। इस डैम के अपने आप में स्पेशल फीचर हैं, जैसे इसकी जो हाइट है लगभग वो 8600 फीट के आसपास है। 8600 फीट लंबा है, 40 मीटर ऊंचा है। ये जो डैम है इसमें बेसिकली यहाँ पर एक प्रकार की आर्क टाइप बनी हुई है। प्लस उसके साथ साथ इस डैम के अंदर में स्टोन मैसनरी का यूज़ किया है, चूना और ये पत्थर का इस्तेमाल करके यहाँ पर दोस्तों इस पूरे डैम को बनाया गया था उस समय पर। प्लस वृंदावन गार्डन्स, बहुत ही ज़्यादा सुंदर गार्डन है इस डैम से, वो जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन यह है इस डैम का यूज़ क्या है, यूजेज क्या है? तो मेन काम तो इरिगेशन के लिए है, सिंचाई के लिए पानी इससे यूज़ करना।
लेकिन उसके अलावा पीने का पानी प्रोवाइड करवाना पूरे मैसूर शहर को, है ना, स्पेशली यहाँ पर पूरे बेंगलोर शहर को, तो इसलिए भी यहाँ पर ये डैम इम्पॉर्टेंट है। प्लस ये डैम पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करवाता है हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में, क्योंकि इस डैम से बिजली बनाई जा रही है, तो उस पावर को सप्लाई करता है बराबर वाले पावर स्टेशन में। और इस डैम से जो पानी जो रिलीज़ होता है वो सीधा तमिलनाडु में जाता है, और तमिलनाडु के अंदर नीचे मेतूर डैम है, वहाँ पर भी इसको स्टोर किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस है कृष्णा राजा सागर डैम का। तो इस डैम के बारे में इसका इतिहास और साथ ही साथ में ये जो फैक्ट्स हैं वो ध्यान रखने ज़रूरी हैं। हम करते क्या हैं, ये बेसिक चीज़ें छोड़ देते हैं, केवल आर्टिकल ऊपर से पढ़ के काम नहीं होगा, ऐसी गहराई में दोस्तों जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ, ये आर्टिकल पूरी तरह से कंप्लीटेड है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, मेक श्योर क्या कीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए कीजिए। कई सारे लोग होते हैं जो चैनल को मतलब वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो हमारा टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर्स का जल्दी, और इसमें आप लोगों को मदद करनी है, जिससे जल्दी यहाँ पे हम अपने 6 लाख के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर कई सारे लोग के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे पास में नोटिफिकेशन नहीं आता। रोज़ाना एक ना एक तो यहाँ पे कमेंट ऐसा मिलता है। नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आता दोस्तों क्योंकि आप सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन पर ऑल वाले आइकन को नहीं प्रेस करते हैं। ऑल वाले आइकन को दबा लीजिए, जिससे यहाँ पर क्या होगा, इस चैनल के ऊपर में जो मैं डेली क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पर, जितने भी अपडेट्स हो रहे हैं, वीडियोस मिल रहे हैं, उन सब का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा जैसे ही मैं यहाँ से अपलोड करूँगा, ठीक है। आगे आते हैं ना दोस्तों, अगला आर्टिकल है हमारा पेज नंबर 12 के ऊपर, और ये जो टॉपिक है इसको हम जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक कर पाएंगे। क्या बात हो रही है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब वापस से चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांगी के साथ में मिल चुके हैं। ये आप देख पाओगे, मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग कहाँ की है, ये बेसिकली फ़ोटो कल का है दोस्तों, क्योंकि हुआ यह है कि 25 जुलाई से लेकर 27 जुलाई, 25, 26 और 27 इन 3 दिनों में आसियान वाली मीटिंग होने वाली है। आसियान रिलेटेड जो मीटिंग्स हैं वो यहाँ पर होंगी, जिसमें इंडिया भी प्रेजेंट है, प्लस चाइना ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भी भेजा है, वो भी प्रेजेंट है। तो इनके बीच में वापस से मीटिंग हुई। मैं ये वापस वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले पता होगा एससीओ की मीटिंग हुई थी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कजाकिस्तान में। वहाँ पर भी जयशंकर साहब की मुलाकात हुई थी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांगी के साथ में। सवाल यह है कि चलो मुलाकात हो रही है तो फिर आखिरकार चर्चाएं क्या हो रही हैं। चर्चाएं ये हैं कि जयशंकर साहब लगातार पुश कर रहे हैं कि भाई जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जा सके, क्योंकि अभी तक वो मामला रिजॉल्व नहीं हुआ है। उसके ऊपर लगातार बातचीत चल रही है। ये मुद्दा दोस्तों हो चुका है बहुत ही ज़्यादा पुराना, लगभग 4 साल से कोविड के समय से डिस्प्यूट चल रहा है, जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना ने घुसने की यहाँ पे कोशिश की और भारत के टेरिटरीज़ को हथियाने की कोशिश की। बट करेंट समय पर यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ मिलकर फोकस कर रही है, साथ में मिलकर हम इस मुद्दे को निपटाएंगे। दोनों साइड्स ने डिसाइड किया है अर्ली मीटिंग्स के बारे में, कई डिस्कशंस हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड की ज़रूरत है डिस्कशन करने की। इसके ऊपर ऑलरेडी कई सारी कमांडर लेवल की बातचीत भी हो चुकी हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। बट अभी हमें कमांडर लेवल की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है इस मामले को तुरंत के तुरंत सॉल्व किया जा सके। और इसको देखते हुए यहाँ पर दोनों साइड्स मिलकर 2-3 बार डिस्कशन कर रही हैं, और देखते हैं कि आखिरकार क्या सोल्यूशन यहाँ पे निकल कर आता है। तो इस आर्टिकल में कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो एग्ज़ाम में हेल्प करे। हाँ, 1-2 चीज़ें हैं, थोड़ा एलएसी के बारे में जानेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे, लोकेशन वगैरह आपको दिखाऊंगा मैप में। दूसरा यहाँ पे क्योंकि आसियान का समिट हो रहा है, आसियान की मीटिंग्स में ये सभी कंट्रीज़ प्रेजेंट हैं, 25, 26, 27 ये 3 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो वैसे 25 हो ही गई है, आज 26 हो गई, कल 27 हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि आसियान आखिरकार क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों एलएसी के बारे में जान लेते हैं। वैसे अगर आप देख पाओगे भारत और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है बॉर्डर पर, वो 3 जगह पर सबसे बड़े विवाद देखने को मिलते हैं। एक तो अक्साई चीन वाला रीजन है जो लगभग 1570 किलोमीटर का बॉर्डर है वेस्टर्न सेक्टर में। फिर सेंट्रल सेक्टर में 545 किलोमीटर के रीजन में आपको यहाँ पर विवाद देखने को मिलेगा। फिर पूरे अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद रहता है। यहाँ पर हमारी मैकमोहन लाइन है, ठीक है। तो एक कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अभी एलएसी की, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, अक्साई चीन वाले रीजन की। क्योंकि अगर आप देख पाओगे दोस्तों तो यह है कहलाता है हमारा LAC, और इधर वाला हिस्सा जो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है इसके ऊपर ये कहलाता है लाइन ऑफ कंट्रोल LOC। POK वाला जो रीजन है ये पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कब्जा रखा है। अक्साई चीन वाला जो रीजन है वो यहाँ पर चाइना ने इलीगल तरीके से हथिया रखा है।
यहीं पर पास में एक गलवान वैली भी आपको नज़र आती है। गलवान वैली का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, ठीक है। ये वो गलवान वैली देखने को मिलेगी जहाँ पर काफ़ी डिस्प्यूट्स भी हुए, चाइना और इंडिया दोनों की जो सोल्जर्स है वो आपस में भिड़े भी थे, ठीक है। तो गलवान वैली में क्लैश भी हुआ। बाकी ये एलओसी और एलएसी दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, तो ये पर्टिकुलर एक सेपरेशन है, एक बाउंड्री बनी हुई है जहाँ पे बोला जा रहा है कि इस बाउंड्री के इधर तो भारत की कंट्रोल टेरिटरी है और उसके उधर चाइना के थ्रू कंट्रोल की गई टेरिटरी है, यानी कि अक्साई चीन वाला हिस्सा। अब इसको भी हमने यहाँ पे जो डिस्प्यूट है, मैंने बोला ना 3 हिस्सों में बांट रखा है, ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर। अभी पूरा का पूरा डिटेल्ड मैप मैंने आपको दिखाया था। बताया ये जाता है भारत और चाइना के बीच का जो ये एलएसी है लद्दाख के अंदर में, ये आया कब, अक्साई चीन चाइना ने कब्जाया कब? तो दोस्तों यहाँ पे जो 1962 में जो वॉर हुआ था चाइना के साथ में, उस वॉर के बाद ही यहाँ पर इलीगल तरीके से चाइना ने हमारी इस टेरिटरी को अपने पास में, अपने कंट्रोल में रख रखा है। तो चाइना का जो ये पूरा मतलब कह सकते हो कि बार बार कोशिश करता है ना अंदर टेरिटरी में घुसने की, अक्साई चीन वाले हिस्से को कब्जा रखा है। वो बेसिकली अगर आप हिस्टोरिकल देख पाएंगे या लीगल डॉक्यूमेंट देख पाएंगे तो उसमें चाइना को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। टेरिटरी वो हमारी ही है, लेकिन उस वॉर में कब्जा लिया जिसके बाद से आज तक यहाँ पर वो उसी के अंडर में है, ठीक है। एलएसी की बात हो गई। दोस्तों अब बात होती है आसियान के बारे में, क्योंकि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ना, आसियान की एक मीटिंग होने वाली है जो चल रही है बेसिकली। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो स्पेशली हमारे साउथ ईस्टर्न रीजन है, ठीक है। ये आप देख पाओगे म्यांमार से बॉर्डर लगता है भारत का, तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं इंडिया है, तो इंडिया से इधर देख पाओगे तो म्यांमार हो गया। देन लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, ये सभी के सभी देश आसियान कंट्रीज़ कहलाते हैं, इसको ध्यान रखना। अब आसियान के बारे में बेसिक फैक्ट्स की जब बात करते हैं तो एक रीजनल ग्रुप है जिसमें ये सभी कंट्रीज़ हैं जिनका मेन जो पर्पज़ है वो क्या है, आपस में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी को लेकर मिलकर काम करना, उसके बीच में कॉपरेट करना। और ये जो आसियान ग्रुप है दोस्तों, इसको बनाया गया था अगस्त 1967 में बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड में, जब एक डिक्लेरेशन साइन किया गया जिसका नाम था बैंकॉक डिक्लेरेशन। और स्टार्टिंग में केवल कुछ ही कंट्रीज़ थी जिन्होंने आसियान ग्रुप को फाउंड किया, इस वजह से उनको फाउंडिंग फादर्स भी बोलते हैं। वो कुछ देश कौन कौन से हैं, वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। धीरे धीरे इसमें कई सारी कंट्रीज़ और जुड़ती चली गई। तो करंट समय पर जितने भी आसियान देश हैं दोस्तों, जो ये 10 देश आपको देखने को मिलेंगे, इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 650 मिलियन के आसपास है। और इन सब देशों की जो टोटल जीडीपी है मिला दें तो लगभग $2.8 ट्रिलियन के आसपास है। तो आसियान के मेंबर्स को ध्यान रखिएगा, मेंबर्स को लेकर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेंबर्स में आपका ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आ जाते हैं। क्लियर हो गया? आगे आते हैं ना दोस्तों, पेज नंबर 14 पर एक और आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाएंगे। क्या बात हो रही है, राष्ट्रपति भवन के अंदर में कई सारे हॉल हैं। तो वैसे यहाँ पर 2 हॉल की बात हो रही है। ये वाला जो हॉल आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है, इसको अभी तक हम दरबार हॉल के नाम से जानते थे। और जो ये रेड कलर का हॉल दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पर, इसको हम अशोक हॉल के नाम से जानते थे। सवाल यह है कि ये जानते थे का मतलब क्या है? थे का मतलब ये है कि दोस्तों अब इनके नाम बदल दिए गए हैं। तो कल ही के दिन ये हुआ है जिस वजह से ये चर्चाओं में है। तो क्वेश्चन बन सकता है, तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने इन दोनों इंपॉर्टेंट हॉल्स के नाम बदल दिए हैं। दरबार हॉल का जो नाम है वो रख दिया है गणतंत्र मंडप, ठीक है, ध्यान रखिए। और अशोक हॉल जो है इसका नाम रख दिया है अशोक मंडप। तो ये 2 चेंजेस हुए हैं। और जो दरबार हॉल है ये स्पेशली वो जगह है, ये वाइट वाला हॉल आप थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर बीच में प्रेसिडेंट खड़े होते हैं, कई बार अवार्ड्स दिए जाते हैं, नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, उसका प्रेजेंटेशन इसी दरबार हॉल में होता है दोस्तों। तो कहोगे इंपॉर्टेंट हॉल है, अभी तक नाम चेंज नहीं हुआ, तो अब नाम चेंज करने की क्या ज़रूरत थी? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है ज़रा ये सुनिए। इन्होंने ये बोला है जो ये दरबार है ये वर्ड रेफर करता है कोर्ट को, या जो इंडियन रूलर्स हुआ करते थे उनकी असेंबली, या ब्रिटिशर्स का कॉन्सेप्ट था भाई ये। अब देश आज़ाद हो चुका है, तो देश आज़ाद हो चुका है तो यहाँ पर हम इसलिए रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करता, आपको पता होगा। तो भारत एक रिपब्लिक बन चुका है। रिपब्लिक बनने की वजह से यहाँ पर इसका नाम दरबार हॉल नहीं गणतंत्र मंडप होना चाहिए। इस वजह से गणतंत्र मंडप जो ये नाम है वो दिया गया है इस पर्टिकुलर हॉल को, ठीक है। बाकी दूसरा जो मैंने बोला अशोका हॉल, उसका नाम चेंज करके अशोका मंडप कर दिया गया है। तो
यहाँ पे बोला गया कि जो अशोका हॉल है ओरिजिनली यहाँ पर एक बॉल रूम हुआ करता था। ठीक है, ये जो वर्ड है ना अशोक, ये डिफाइन करता है क्या कि सभी सफरिंग से बिल्कुल फ्री रहना या किस हर एक प्रकार के दुख से यहाँ पर बिल्कुल परे हो जाना। प्लस अशोक एक और चीज़ को भी डिफाइन करता है, वो अशोका है। ध्यान रखिए दोनों वर्ड के बीच में फ़र्क है, एक है अशोक ASHOK और दूसरा यहाँ पर होता है अशोका। अशोका जो कि बेसिकली यहाँ पर हमारे एम्परर अशोक की बात होती है, जो सिंबल ऑफ यूनिटी है। ठीक है, सिंबल ऑफ यूनिटी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, वो अशोका की बात हो रही है। तो अभी हॉल की जगह यहाँ पर जो नाम है वो मंडप कर दिया गया है। बस खाली ये जो बेसिक सा फैक्ट है वो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ना दोस्तों अब आते हैं हम लोग अपने पेज नंबर 8 पर एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज हमारे पास में 4 एडिटोरियल हैं और चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर रुचि गुप्ता साहब ने ये एडिटोरियल लिखा है जहाँ पे बात हो रही है कर्नाटका बिल के बारे में। कर्नाटका अभी रिजर्वेशन बिल लेकर आया, आपको पता है ना। उस रिजर्वेशन बिल के तहत जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनको अपने इंडस्ट्री के अंदर में रिजर्वेशन देने की बात की गई। तो उसको लेकर क्या कंट्रोवर्सी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या उसका फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, उसको डिस्कस करेंगे। प्लस आज का मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। फिर आपको पता होगा आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे में बेसिकली यहाँ पे जो दूसरे पेज पर एडिटोरियल होता है, वो एडिटोरियल नहीं एक प्रकार का पॉडकास्ट होता है। तो इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में बात हो रही है महाराष्ट्र के स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल के बारे में। तो ये पब्लिक सिक्योरिटी बिल क्या है, आइए इसके बारे में भी डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है। हर एक फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये भी रेलिवेंट आर्टिकल है। फिर दोस्तों टैक्स एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जहाँ पर बात हो रही है भारत के इलीगल कोल माइनिंग प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे। भारत में कोल माइनिंग का इशू कहाँ पर स्टैंड करता है। फिर इसी के जस्ट नीचे एक और एडिटोरियल आता है जहाँ पर बात हो रही है रवांडा के इलेक्शन आउटकम के बारे में। तो रवांडा जो कि पूरे अफ्रीका का एक सबसे सुरक्षित देश है, वहाँ पर इलेक्शन हुए, बढ़िया तरीके से एक प्रेसिडेंट चुनकर आए और लगभग कह सकते हैं कि फुल मेजोरिटी मिली, 99% उनको वोट मिले। तो वो कुछ एक्सप्लेन किया गया, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 4 रेलिवेंट एडिटोरियल हैं, एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये एडिटोरियल अगर आप खुद से पढ़ते हैं, नोट्स वगैरह बनाते हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर तरीके से हर एक जो नोट्स हैं, प्रॉपर डेटा है, वो सब मैं आपको बना कर दे रहा हूँ, तो आपको कोई यहाँ पर अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो बात करते हैं कर्नाटका के रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर के बारे में। हुआ क्या, खबर क्या है? खबर यह है कि कर्नाटका की सरकार ने अभी के समय पर इस पर्टिकुलर बिल के ऊपर में रोक भी लगा दी है। लेकिन इसका नाम क्या है, इस बिल का नाम क्या है? नाम है कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट बिल 2024। इस बिल में मेन टारगेट यह है कि कर्नाटका के रहने वाले जो लोग हैं, जो लोग वहाँ पर पैदा हुए हैं या 15 साल से वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, तो लोकल पीपल जो हैं उन्हीं के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लाने की बात की गई इस बिल के माध्यम से। जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्री वगैरह होंगी वहाँ पर वो लोकल लोग ही काम करेंगे, बाहर का कोई नहीं जा सकेगा। उनके लिए एक बड़ा रिजर्वेशन क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन बड़ा बैकलैश, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ दोस्तों इस बिल के खिलाफ, जिसकी वजह से सरकार ने डिसाइड किया कि इस बिल को अभी हम वापस से रीइंट्रोड्यूस करेंगे वैसे, लेकिन अभी के लिए रोक रहे हैं, रिव्यू करेंगे इसको। तो लाएंगे वैसे वापस, ये पॉसिबिलिटी है, बट अभी के लिए यहाँ पर रिव्यू करने के लिए उन्होंने रख लिया है, जिस वजह से यहाँ पर इसकी बहुत चर्चाएं हो रही हैं। फ़ायदा प्लस इससे रिलेटेड जो आलोचनाएं हैं वो क्या क्या हैं, वो सब यहाँ पर डिस्कशन में है। तो आइए बात करते हैं इस पर्टिकुलर बिल के बारे में। इस बिल में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रावधान हैं। पहली चीज़ यहाँ पर इस बिल के अंदर मेंशन की गई है वो है रिजर्वेशन पॉलिसी। इस बिल ने यहाँ पर यह मैंडेट किया है कि जो लोकल कैंडिडेट्स होंगे, कर्नाटका के रहने वाले लोग होंगे, जो लोग काम करते हैं 2 पोजीशन पर, एक तो आपकी होती है मैनेजमेंट पोजीशन, बड़ी पोजीशन, एक होती है नॉन मैनेजमेंट पोजीशन जहां पर अनस्किल्ड वर्कर्स वगैरह हैं। तो नॉन मैनेजमेंट पोजीशन पर 75% रिजर्वेशन दे दिया गया। यानी कि कोई भी इंडस्ट्री है उसमें नॉन मैनेजमेंट पोजीशन है तो उसमें 75% तो केवल कर्नाटका के ही लोग रहेंगे, बाकी 25% में कोई बाहर से आके काम कर सकता है। ये लोकल पीपल के लिए रिजर्वेशन है। बाकी यहाँ पर मैनेजमेंट पोजीशन के अंदर में 50% रिजर्वेशन रखा है कि जो बड़ी पोजीशंस है, मैनेजमेंट पोजीशंस हैं, वहाँ पे 50% के आसपास कर्नाटका के लोकल लोगों को ही रखेंगी इंडस्ट्रीज़, बाकी जो 50% वो बाहर से आके काम कर सकते हैं। यानी ऐसा होता है ना, अभी कर्नाटका जाते हैं, जगह जगह पे जाते हैं लोग काम करने के लिए, है ना, तो वैसा नहीं हो पाएगा बाद में अगर ये बिल इम्प्लीमेंट हो गया तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हो गई, हमारे इंडस्ट्रीज़ हो गई, प्लस एंटरप्राइजेस हो गए कर्नाटका में, सभी जगह पर ये वाला रूल अप्लाई करने के लिए ये पर्टिकुलर बिल को लेकर आया गया।
अब सवाल यह है कि यहाँ पे लोकल कैंडिडेट की पहचान कैसे होगी, किसको हम लोकल कैंडिडेट बोल सकते हैं। तो इसके लिए बोला गया है कि देखिए लोकल कैंडिडेट जिसको यहाँ पे रिजर्वेशन मिल रहा है, ये वो व्यक्ति हो सकता है, वो इंडिविजुअल हो सकता है जिसका जन्म या तो कर्नाटका में हुआ है या वो 15 साल से कर्नाटका में रह रहा है और वो व्यक्ति को कन्नड़ा लिखनी, बोलनी और पढ़नी भी आनी चाहिए, तभी जाके यहाँ पे उसको ये आरक्षण मिल पाएगा इस पर्टिकुलर प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर में, ये बताया गया। और जैसे मैंने बोला जॉब के अंदर भी यानी कि नौकरियां हैं, इसमें 2 कैटेगरी बांटी गई हैं। एक तो यहाँ पे आपका मैनेजमेंट जॉब है जिसमें रिजर्वेशन दिया गया 50% का, दूसरा नॉन मैनेजमेंट रोल्स हैं जिसमें यहाँ पर आपका 75% का रिजर्वेशन दिया गया। तो जब बात करते हैं मैनेजमेंट रोल्स की, तो मैनेजमेंट रोल में कौन कौन से रोल आ जाते हैं, कोई सुपरवाइजर है, मैनेजरल, टेक्निकल, ऑपरेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, बड़ी पोजीशंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें 50% रिजर्वेशन दिया गया लोकल पीपल को। और नॉन मैनेजमेंट में आपकी क्लैरिकल, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड या स्किल्ड पोजीशंस हो गई, तो इसमें 75% रिजर्वेशन दिया गया है इस बिल के माध्यम से। ठीक है, अब हुआ क्या, इसकी वजह से मामला थोड़ा सा गर्म हो गया यार। हुआ ये कि इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई कि देखो अब स्टेट में इतना बड़ा रिजर्वेशन अमाउंट दे रखा है तो बाहर से कोई व्यक्ति जाएगा नहीं। अभी कंपनीज़ का फोकस क्या होता है भाई कि हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा स्किल लोग आएँ। अगर कंपनी एक इंसान से काम करवा रही है, उसको अच्छी सैलरी दे रही है, तो उसके बदले में रिटर्न बहुत भयंकर चाहती भी है वो कंपनी की, भाई मेरी कंपनी इस तरीके से ग्रो करनी चाहिए, वो व्यक्ति मेरे लिए इतना काम करना चाहिए, उस व्यक्ति के पास में हर एक प्रकार की स्किल्स होनी चाहिए। तो मान लो अगर लोकल पीपल के लिए रिजर्वेशन दे दिया 75%, इसमें काम करने ही करने हैं, बाहर का कोई नहीं आ सकता, तो मान लो अगर वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टेट में व्यक्तियों के पास में स्किल नहीं हुई तो क्या होगा, तो उसके लिए इंडस्ट्रीज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, अपने लोकल कैंडिडेट को स्किल प्रोवाइड करवाना होगा। पहले 3 साल का टाइम फ्रेम में स्किल प्रोवाइड करवाओ, उसको पहले स्किलफुल बना दो, उसके बाद यहाँ पे काम पे रखो, ये बोला गया। समझ गए। अब हुआ क्या दोस्तों, इसी रिजर्वेशन को लेकर इंटरनेट पर दुनिया बट गई। जब यह बिल आया तो कई सारे लोग बिल्कुल फेवर में हैं, कई सारे लोग इसके अगेंस्ट में कि नहीं नहीं भैया हम इसके साथ नहीं जाने वाले, बिल बिल्कुल गलत है। कई सारे लोग ठीक है यार बिल, ऐसा भी सपोर्ट भी मिल रहा है, अभी आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि इस तरीके से जो ये डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन है, डोमिसाइल बेस्ड समझ रहे हो, यानी आवास को देखते हुए कि जो लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पर उनको नौकरियाँ देना, स्पेशली उनके प्राइवेट सेक्टर में। बाहर का व्यक्ति कोई आ ना सके, या बाहर के व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है वहाँ पर, दूसरे स्टेट के व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है वहाँ पर। तो ऐसे पर्टिकुलर रिजर्वेशन में लीगल चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। पहली प्रॉब्लम ये बोली गई भैया कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन एक सबसे बड़ा चैलेंज है। आर्टिकल 14 क्या बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्या बात करता है, भेदभाव नहीं करेंगे हम रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। बट यहाँ पर हो रहा है दिक्कत, है ना, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। फिर आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये देखने को मिलेगा, रोजगार में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं संविधान के अंदर, जो यहाँ पर आप कह सकते हैं अनुच्छेद हैं, तो इनके खिलाफ जा रहा है ना ये पर्टिकुलर एक्ट, ये यहाँ पर बोला गया। समझ गए। तो पहला चैलेंज तो ये है। दूसरा चैलेंज ये है कि कई सारे सुप्रीम कोर्ट में केस ऑलरेडी हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स आ चुके हैं। एक 1984 का केस है, इस केस का नाम है डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि देखिए आप कुछ प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत फ़ायदा अपने लोकल एरिया को दे सकते हैं, इसमें मना नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल 75% इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, 75% रिजर्वेशन दे रहे हैं बाहर के लिए, कुछ नहीं है, ये गलत है, ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा फिर। और सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से मध्य प्रदेश की सरकार का ये केस भी सुना था, जहाँ पर B.Ed सीट्स में 75% डोमिसाइल कोटा मध्य प्रदेश सरकार दे रही थी, उसको रिव्यू करने के लिए बोला गया इनसे। फिर नवंबर 2023 में पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, इन्होंने भी यहाँ पर इस तरीके के रिजर्वेशन लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया, क्योंकि हरियाणा की सरकार भी दोस्तों 75% रिजर्वेशन अपने लोकल पीपल के लिए ला रही थी प्राइवेट सेक्टर में, उसको असंवैधानिक बोला गया। तो ऐसे कई सारे जजमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। प्लस दूसरे अगर आप इतिहास देखते हैं तो इंदिरा साहनी जजमेंट, जब भी रिजर्वेशन की बात आती है इंदिरा साहनी जजमेंट को कभी नहीं छोड़ सकते हम। 1992 का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने रूल करते हुए बोला कि जो रिजर्वेशन है वो कभी भी 50% से ऊपर नहीं जा सकता, और यहाँ पर आप कितने बड़े लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है। तो ये कुछ चैलेंजेस होगा, लीगल चैलेंजेस। लेकिन जैसे मैं बोल रहा था ना, इंटरनेट पे लोग बटे हुए हैं अभी भी, इस बिल के फेवर में भी अगेंस्ट में भी हैं। तो जो लोग फेवर में हैं, जो लोग कह रहे हैं हाँ ये बिल रहना चाहिए, फ़ायदेमंद है, ज़रा वो क्या बोल रहे हैं ज़रा ये समझते हैं हम। पहला चीज़, उनका यहाँ पर कहना है
कि देखिए जो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इससे ये होगा, यानी ये जो नया बिल लेकर आ रही कर्नाटक सरकार, बढ़िया काम किया है। इससे लोकल रेसिडेंट्स के लिए जॉब जनरेट होगी, लोकल एरिया में बेरोजगारी खत्म होगी। दूसरा बेनिफिट लोगों का कहना यह है कि इससे रीजनल डेवलपमेंट होगा, अपने एरिया अपने रीजन का डेवलपमेंट होगा, अपने स्टेट के अंदर विकास होता हुआ नजर आएगा, अपने स्टेट का जो रिसोर्स उसका प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा। तीसरा स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लोगों की स्किल्स को बढ़ाने के ऊपर काम करना है तो लोगों को और कॉम्पिटिटिव बनाया जाएगा, तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कंपनी फोकस करेगी तो लोगों की स्किल्स बढ़ेंगी। चौथा, सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन होगी, लोगों को लोकल एरिया में ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, जिसके चक्कर में लोग यहाँ पर अपने एरिया से ज़्यादा जुड़ेंगे, वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। एक कम्युनिटी हार्मनी बनी रहेगी पूरे सोसाइटी के अंदर में कि हाँ हम अपने एरिया में रहते हैं, सब लोग, हम कहीं बाहर नहीं गए, एक साथ मिलकर शुरू से ही काम कर रहे हैं, ये होगा। फिर तीसरा, टैलेंट रिटेंशन, जो ये पॉलिसी है ये हेल्प कर सकेगी कि जो इस पर्टिकुलर स्टेट का यानी कर्नाटका से मान लो कोई ग्रेट माइंड है, वो बाहर नहीं जाएगा, उसको अपने यहाँ पे एक बढ़िया रिजर्वेशन मिल गया, इस चक्कर में यहीं पर वो अपने आप को जो है अपना कंट्रीब्यूशन देगा उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, उस स्टेट की इकॉनमी के लिए, तो ये जो ब्रेन ड्रेन है वो नहीं हो सकेगा। फिर उसके बाद कल्चरल प्रिजर्वेशन, ये लोगों का कहना है, लोगों का कहना यह है कि ये इस बिल की वजह से जो लैंग्वेज है वहाँ की उसको ज़्यादा प्रमोट किया जा सकेगा, कल्चर ज़्यादा प्रमोट होगा, आपस में हम ही लोग यहाँ पर अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। तो ये लोगों के यहाँ पे आर्गूमेंट्स है फेवर में कि ये बिल सही है। लेकिन वहीं पर दोस्तों इस बिल के अगेंस्ट में भी ढेरों आर्गूमेंट्स हैं कि भाई ये जो प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन बिल है ये सही नहीं है। अब सही नहीं है किस अंदाज में, ज़रा ये जानिए। इससे इम्पैक्ट पड़ेगा सीधा बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर में, क्योंकि ऐसी पॉलिसी कंपनीज के लिए अवसर खो देती हैं, ठीक है, क्योंकि कंपनी यही चाहती है कि भैया बेस्ट टैलेंट मिले। अब मान लो आपके स्टेट में बेस्ट टैलेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और कंपनी को अगर घाटा होगा तो कंपनी बाद में अपना बिस्तर पैक करके चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि इससे एफिशिएंसी लेवल इंपैक्ट होती हुई नजर आएगी, कंपनी का प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। दूसरा, स्किल शॉर्टेजेस भी देखने को मिलेंगे, जो लोकल वर्कफोर्स है हो सकता है वहाँ पर जो ज़रूरी स्किल्स है वो ना हो और आप प्रोवाइड भी ना करवा पाओ, और कंपनी प्रोवाइड करवाएगी तो उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। ये सही बात है भाई, जब स्किल्स आपने प्रोवाइड करवाने की बात की है ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, वो कंपनी खर्च करना नहीं चाहेगी उसके ऊपर में। फिर तीसरी चीज़ है इन्वेस्टमेंट डिटरेंस। यहाँ पे जो लोकल हायरिंग होती है दोस्तों, यहाँ पे कई सारे रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर है फिर वो आना पसंद नहीं करेंगे उस कंपनी के अंदर में, ठीक है। इससे क्या होगा, उस कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ रुक जाएगी, जिससे स्टेट की इकॉनमी के ऊपर असर पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। यहीं पर दोस्तों कई सारी अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज़ आ जाएंगी। फिर जो राज्य सरकार का कानून है उसके हिसाब से कंपनीज़ को चलना पड़ेगा, कई बार लीगल हर्डल्स को यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। फिर बात आती है डिस्क्रिमिनेशन कंसर्न। ये जो पॉलिसी है यहाँ पर इसको बार बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि भाई ये डिस्क्रिमिनेट कर रही है। ठीक है, आप लोकल कैंडिडेट हो तो सब इंडियन ही ना, तो फिर आप अपने पूरे इंडिया के दूसरे कैंडिडेट्स के साथ में, यानी कि नॉन लोकल कैंडिडेट्स भी आपके पास में प्रेजेंट हो गए। कर्नाटक में भरपूर हैं, बैंगलोर में आप देख पाओगे दुनिया भर से लोग जाते हैं काम करने के लिए। तो जो वहाँ के लोकल कैंडिडेट्स हैं और दूसरे जो बाहर से गए हुए लोग हैं, इनके बीच में एक फूट पैदा होगी, भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। फिर बात आती है इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। तो ये जो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन है दोस्तों, इसकी वजह से उस पर्टिकुलर स्टेट की जो इकॉनमी है वो काफ़ी बुरी इंपैक्ट होगी, क्योंकि कई सारे बिजनेस निकल सकते हैं यहाँ से। क्योंकि जब ये बिल आया ना, इस पर इसलिए भी रोक लगा दी गई क्योंकि कई सारे बिजनेस ने ऑलरेडी बोल दिया था कि भाई अगर ऐसा बिल आता है तो हम तो यहाँ पे रहेंगे नहीं, हम यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री कहीं और लगाएंगे जहाँ पे ऐसा बिल नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए अभी इस बिल को रिव्यू में रखा गया, देखते हैं आगे क्या होगा। तो दोस्तों ये कुछ इसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट्स हो गए, क्लियर हो गया। अब एट द लास्ट यहाँ पे इसका वे फॉरवर्ड क्या होना सही है। एक ये भी तो है कि हाँ भाई लोग फ़ायदे में बोल रहे हैं, नुकसान में बोल रहे हैं, ठीक है, सॉरी फॉर और अगेंस्ट में बोल रहे हैं। इसका एक न्यूट्रल पॉइंट भी तो होना चाहिए कि चलो यहाँ पर लोग चाहते हैं ऐसी पॉलिसी आ जाए, कुछ लोग चाहते हैं ना आए। अब ऐसा क्यों ना हो कि पॉलिसी अगर ले भी आओ और कुछ लोगों पे असर भी ना पड़े किसी लोगों पे। कहने का मतलब क्या है कि मान लो अगर ऐसी पॉलिसी लाना चाहते हो तो इस रिजर्वेशन पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे इम्प्लीमेंट करो कि दुनिया भर के जो लोग आपके पास में आ रहे हैं, नॉन लोकल रेसिडेंट्स आपके स्टेट में एंटर कर रहे हैं, वो हैम्पर ना हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अभी के समय पर इस बिल से दिक्कत हो रही है। या दूसरा यहाँ पे सॉल्यूशन हो सकता है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसको बार बार रिविजिट किया जा सकता है। ये देखा जा सकता है कि भैया इसका असर इकॉनमी पे, इस पर्टिकुलर स्टेट की इकॉनमी पर क्या हो रहा है, इस बेसिस पे रिविजिट करो। अगर गलतियां हो रही हैं तो उसको पहले जैसा करो। तीसरा यहाँ पर क्या होगा, इंश्योर करना होगा कि भाई कोई भी पॉलिसी सरकार बनाती है ठीक है बनाए,
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ ना जाए। अब जैसे यहाँ पर कई सारे फंडामेंटल राइट्स लोगों के वायलेट हो रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन वाले लोगों के साथ में, तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए। इस आधार पे यहाँ पे आप अगर बना रहे हैं पॉलिसी तो बनाइए, कोई विरोध नहीं करेगा। तो ये इसका यहाँ पर वे फॉरवर्ड हो गया। आई होप आपको एक बढ़िया क्लैरिटी मिल चुकी है, अच्छे से हर एक बात समझ में आ चुकी है। चलिए अब दोस्तों आपके सामने एक मेंस का क्वेश्चन है जो कि आप सभी लोगों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, असेस द आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट स्टेट इम्पोज डोमिसाइल रिजर्वेशन इन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत के अंदर जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है वहाँ पर जो अलग अलग सरकारें, राज्य सरकार स्पेशली जो ये डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन लाने की कोशिश करती हैं, इसके फॉर और अगेंस्ट में क्या क्या आर्गुमेंट्स ज़रा इसके बारे में बताइए। आपको दोनों ही चीज़ों में लिखना है, ध्यान रखिए। ठीक है, एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी बढ़िया से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन है, भारत में निजी रोजगार में राज्य द्वारा लगाए गए अधिवास आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का आकलन करें। 15 शब्दों में आंसर लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में आंसर लिखना है। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो, लेकिन अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम करता है। आगे आते हैं ना दोस्तों, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बात हो रही है इलीगल कोल माइनिंग की। हुआ क्या है, 3 वर्कर्स जो हैं गुजरात के अंदर में उनकी जान जा चुकी है। क्यों? एक्सपाइजेशन की वजह से, क्योंकि वो इस प्रकार से कोयले की खदानों में काम कर रहे थे, ऑक्सीजन कम हो गया जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी डेथ हुई, क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड करवाया गया। इस वजह से भी ये इशू देखने को मिलता है। तो ये इशू कितना ज़्यादा बड़ा है और कोयल इलीगल माइनिंग किस तरीके से हो रही है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में आपको ये डेटा मैं सीधा प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए बात करते हैं इलीगल कोल माइन इन गुजरात। 3 लोगों की जान गई एस्फाइसिएशन की वजह से गुजरात के अंदर, क्योंकि इलीगल कोल माइनिंग हो रही थी, अवैध तरीके से यहाँ पर जो खदानें चल रही हैं वहाँ पर ये माइनिंग कर रहे थे। और दोस्तों यहाँ पर ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया और इसको लेकर पूरे देश भर में चर्चाएं हो रही हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यही आता है कि ये इलीगल कोल माइनिंग क्या है। इलीगल कोल माइनिंग एक ऐसा तरीका है जहाँ पर यह महत्वपूर्ण कोयला जो है दोस्तों, प्रीशियस मेटल जो है, इसको हम निकाल रहे होते हैं और बिना फॉर्म के माइनिंग करते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो माइनिंग की जाती है, खनन होता है, जो भी हम प्रीशियस मेटल्स निकालते हैं, तो खनन करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, वो प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। इसके लिए परमिट चाहिए होता है, लाइसेंस चाहिए होता है। लेकिन जब ये बिना परमिशन, बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से काम किया जाएगा तो उसको इलीगल माइनिंग बोलेंगे, सिंपल सी बात है। इसको लेकर हमारे पास में ऑलरेडी एक लॉ है, और जैसे यहाँ पर कानून देखोगे तो ये वो है माइंस एंड मिनरल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957, जिसकी बात हम सबसे पहले वाले आर्टिकल में भी कर रहे थे। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का दोस्तों ये एक्ट है जहाँ पे माइनिंग सेक्टर को रेगुलेट करने की बात की गई, और इस एक्ट को 2015, 2016 बार बार अमेंडमेंट किया गया। कई सारे जो चेंजेस है वो यहाँ पर करे गए। तो जितनी भी यहाँ पर माइनिंग को लेकर बात होती है, जो माइनर मिनरल्स होते हैं, इनका खनन का जो पूरा प्रोसीजर है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक और चीज़ है कि जो ये माइनिंग की जाती है, इस माइनिंग के कई सारे प्रकार के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यह है, जो अवैध माइनर्स हैं, इलीगल माइनर्स हैं, वो क्या करते हैं। देखो, क्योंकि जब ये माइनिंग होती है इलीगल तरीके से, तो क्योंकि मैंने बोला कोई नियम वगैरह कुछ फॉलो नहीं हो रहा, कोई लाइसेंस नहीं, कोई परमिशन नहीं, कोई नियम वगैरह फॉलो नहीं, तो जिसकी वजह से बहुत गंदे काम हो रहे हैं, एनवायरमेंट पर नुकसान पहुँच रहा है। क्योंकि कोई अवैध तरीके से माइनिंग करने वाला व्यक्ति है, वो माइनिंग करने के बाद में बड़े बड़े गड्ढे ऐसे ही खुले छोड़ देता है, उसको वापस से भरता नहीं है, जिसकी वजह से उसमें कई बार इंसान, छोटे बच्चे घुस जाएं और जानवर घुस जाते हैं, वो गड्ढे गिर जाते हैं, पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। प्लस कई बार यहाँ पे आप देख पाओगे इलीगल माइनिंग की वजह से जो जहर निकल रहा होता है उसमें से, बेसिकली यहाँ पर जो टॉक्सिक मटेरियल है वो हमारे पानी में पहुँचता है, मड में पहुँचता है, स्पेशली मर्करी, साइनाइड, ये जो चीज़ें हैं दोस्तों ये हमारे पानी में पहुँचती हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान पहुँचता है। फिर उसके बाद डिफॉरेस्टेशन हो गया। माइनिंग करने के लिए आपको लगातार पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है, और पेड़ों की कटाई करने के बाद आप एक एरिया रूम बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पर माइनिंग कर पाते हैं।
तो पेड़ों की कटाई की वजह से एनवायरनमेंट पर नुकसान पहुंचता है। अब पेड़ों की कटाई करते हो, दूसरी तरफ आप पोल्यूशन रिलीज कर रहे हो, तो कार्बन एमिशंस लगातार हो रहे हैं। ये कई सारे दोस्तों एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हैं। कई सारी जगह पर इलीगल माइनिंग की वजह से जो सॉइल इरोजन है वो देखने को मिलेगा, मिट्टी का उपजाऊपना खत्म हो जाएगा, वो जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती है दोस्तों। अब क्या होता है, इसी इलीगल माइनिंग का ह्यूमन के ऊपर भी कई सारे प्रकार के इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। जैसे जैसे मैंने बोला ना, कोल माइनिंग में भी गुजरात में देखा 3 वर्कर्स की जान गई। 3 वर्कर्स की जान जाने के पीछे का रीज़न क्या था, वो था एस्फाइजिएशन। तो ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जब इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक इंसान की जान जाएगी। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है दोस्तों, जो अभी रिसेंटली देखने को मिला। फिर यहीं पर क्या होता है, इसके कुछ सिम्टम्स भी नज़र आते हैं। एस्फाइजिएशन में दोस्तों यहाँ पर सांस लेने में परेशानी आएगी, दिमाग काम करना बंद कर जाएगा, आप सही से बोल नहीं पाएंगे, और उसके बाद एक इंसान की डेथ हो जाएगी। अब यहीं पर क्या होता है कि जब भी हम इस प्रकार से माइनिंग वगैरह करते हैं, तो माइनिंग करते करते बहुत सारी प्रकार की जो माइन गैसेस हैं वो भी यहाँ पर रिलीज़ होती हैं। जो गैसेस हैं, स्पेशली यहाँ पर कहीं पर कोयले की खदान है, कोयले की आप खुदाई कर रहे हो, निकाल रहे हो उसे, वहाँ की जो हवा है उस हवा में कुछ जहर मिल जाता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो वो यहाँ पर गैसेस बहुत खतरनाक होती हैं एक इंसान के लिए। तो ये होता है इलीगल माइनिंग, और ये इलीगल माइनिंग का इम्पैक्ट पड़ रहा है आज के समय पर। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि भारत के इलीगल माइनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं। आपसे कुछ क्वेश्चन बनेगा, आप आराम से रेडी हैं उसको सॉल्व करने के लिए। आगे आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है जीएस पेपर नंबर 2, इंटरनेशनल रिलेशन। स्पेशली यहाँ पे प्लेसेस एंड न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों। बात हो रही है रवांडा के बारे में। रवांडा जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। रिसेंटली रवांडा में 15 जुलाई को होते हैं इलेक्शन, और इलेक्शन होने के बाद में यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, जिसके बेसिस पर नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं। नए नहीं, बेसिकली वो पहले से ही वहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं। उनका नाम है प्रेसिडेंट पॉल कगामे। तो पॉल कगामे अब की बार जब जीत के आए तो दोस्तों 99% वोट मिले हैं इन्हें। तो रिजल्ट एक तरफा था, कगामे का पूरा डोमिनेंस था। ऑपोजिशन लीडर्स को केवल 1% वोट मिला है। कगामे को इसलिए वोट मिला है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर उनको काफ़ी प्यार है, मिलता है, स्पेशली रवांडा के अंदर में। रवांडा में कई सारे प्रकार की सुरक्षा इन्होंने प्रोवाइड करवाई है। रवांडा इकलौता अफ्रीकन कंट्री है जो सबसे सुरक्षित देश माना जाता है दोस्तों। छोटा सा देश है लेकिन पॉपुलेशन बहुत डेंस वहाँ पर आपको नज़र आएगी, समझ गए। फिर उसके बाद में यहीं पे इनकी फोर्स है, रवांडा पेट्रियोटिक फ्रंट। ठीक है, तो यूएस ट्रेंड मिलिट्री ऑफिसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कगामे, और इन्होंने यहाँ पर लीड भी किया है रवांडा पेट्रियोटिक फ्रंट को, ताकि रवांडा के अंदर में जो ये जीनोसाइड वगैरह हो रहा था वो सब यहाँ पर ख़त्म किया जा सके। तो रवांडा में एक इम्पॉर्टेंट फिगर बन के रहे हैं कगामे। बहुत सारा काम किया है, इनके अंडर में ही रवांडा की इकॉनमी ग्रो करी है। भले ही कई सारे क्रिटिसिज्म हुए हों, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों लोगों का प्यार रहा, जिसकी वजह से रवांडा में ये वापस से प्रेसिडेंट बनकर आए, समझ गए। तो करना क्या है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर कुछ पूछा गया तो रवांडा का लोकेशन ज़रूर पूछा जाएगा, या रवांडा के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। अब क्या क्या पूछा जा सकता है आइए वो बताता हूँ। जितना डेटा मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ बस उतने डेटा पे ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो दोस्तों। आपके न्यूज़पेपर का काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इन पर्टिकुलर वीडियोज़ से, है ना। तो रवांडा का पूरा ये चर्चा में क्यों है वो हमने डिस्कस कर लिया। रवांडा बेसिकली एक लैंडलॉक कंट्री है दोस्तों, जो कि हमारे ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका के अंदर में, ठीक है, स्पेशली यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीका में ही सिचुएटेड है, और ग्रेट रिफ्ट वैली रीजन है अफ्रीका का, उसका एक हिस्सा है। अब कहाँ पर है पहले मैं आपको मैप दिखाता हूँ जिससे बढ़िया तरीके से क्लियर हुए। देखिए दोस्तों, ये है पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसको देखोगे तो इस तरीके से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यहीं पर छोटा सा देश आपको देखने को मिल जाएगा, ये है वो रवांडा। रवांडा की कैपिटल है किगाली। अब रवांडा के आसपास कई सारे कंट्रीज है जो उसके साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि रवांडा एक लैंड लॉक कंट्री है, चारों तरफ देश ही देश हैं। तो 4 देशों से रवांडा घिरा हुआ है। अब वो 4 देश कौन कौन से हैं, ऊपर है नॉर्थ में युगांडा, ईस्ट में है तांजानिया, वेस्ट में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और साउथ में है बुरुंडी। ये ध्यान रखिए। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट झील है, लेक किवू। लेक किवू के बारे में ध्यान रखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दुनिया में जो 20 सबसे ज़्यादा गहरी झीलें हैं उसमें से एक आती है लेक किवू भी। तो क्वेश्चन बन सकता है लेक किवू कौन से 2 देशों के बीच में है, तो वो है डीआरसी और रवांडा के बीच में। या क्वेश्चन बन सकता है कि डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा के बीच में कौन सी झील आती है, नीचे ऑप्शन में नाम दे दी जाएंगे। तो ध्यान रखिए लेक किवू आती है इनके बीच में,
ठीक है, अब आगे आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों रवांडा को कई बार हम लैंड ऑफ 1000 हिल्स के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन आपसे फॉर्म हो सकता है कि बताइए यहाँ पर दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसको लैंड ऑफ 1000 हिल्स के नाम से जानते हैं। वो है रवांडा। ठीक है, रवांडा 4 देशों के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है, बता ही दिया। इसकी कैपिटल है किगाली। लैंग्वेज यहाँ पर अलग अलग 3 भाषाएं इस्तेमाल की जाती हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, उसके साथ साथ यहाँ पर किनेरावांडा। मनी की बात करेंगे तो रवांडा फ्रैंक का इस्तेमाल होता है। छोटा सा देश है और काफ़ी ज़्यादा भरपूर मात्रा में यहाँ पर आबादी भी देखने को मिलेगी। प्लस जब आबादी की बात होती है तो रवांडा की देश की पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा आबादी है हुतू एंड तुत्सी ग्रुप्स की। हुतू और तुत्सी ग्रुप्स दोनों दोस्तों यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करते हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट की बात करेंगे तो साल 2003 था जब रवांडा ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और रवांडा में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आ गया। तो तब से यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है दोस्तों वो यहाँ पे हर साल चुनकर आते हैं। फिर रवांडा में कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे एक है विरुंगा और दूसरी है यहाँ पर एल्बर्टाइन रिफ्ट, तो इसके बारे में ध्यान रखिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नदियों की जब बात आती है तो अफ्रीका की 2 सबसे मेजर नदियाँ, और वो 2 मेजर नदियाँ कौन कौन सी हैं, नाइल और कॉन्गो, ये दोनों की दोनों नदियाँ दोस्तों रवांडा से गुजरती हैं, ध्यान रखिए। कुछ और इंपॉर्टेंट नदियाँ भी गुजरती हैं बट ये 2 नदियों का नाम ध्यान रखना ज़रूरी है। रवांडा के अंदर भरपूर मात्रा में नदियां बहती हैं, झीलें आपको देखने को मिलेंगी। प्लस 80% जो रवांडा का रिवर का पानी होता है वो नाइल नदी में गिर जाता है और बाकी बचा हुआ 20% पूरे रवांडा के नदियों का पानी कॉन्गो नदी में गिर जाता है। और नाइल और कॉन्गो दोनों अफ्रीका की मेजर नदियां हैं जो रवांडा से गुजरती हैं। अभी हम बात कर रहे थे लेक किवू की, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, रवांडा में सभी जगह पर लेक्स प्रेजेंट हैं, जगह जगह पर, और लेक किवू यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लेक है और सबसे बड़ी लेक मानी जाती है। दुनिया में जो डीपेस्ट लेक हैं 20, उसमें से किवू का नाम आता है। फिर रवांडा की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा घनी है, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ यहाँ पर नज़र आएंगी। तो इस आर्टिकल के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी फैक्ट्स मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करवा दिए हैं। 2003 में सरकार बनी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, फिर क्या हुआ रवांडा के साथ में, सब कुछ क्लियर हो गया। आगे आते हैं ना दोस्तों, इस आर्टिकल में यहाँ पर बात होती है महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल के बारे में। तो महाराष्ट्र का ये स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल क्या है उसको लेकर यहाँ पर एक पॉडकास्ट छपा हुआ है। अब ये पॉडकास्ट को ज़्यादा खास हमारे लिए नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी बिल के बारे में आपको बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए। ये फैक्ट्स दोस्तों आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, स्पेशली मेंस और प्रीलिम्स दोनों में। आपको दिख रहा होगा कि हम हर एक आर्टिकल को इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि अगर कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है या मेंस में भी आता है, दोनों टैकल हो जाए, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी साथ में होती है, अलग अलग नहीं होती। चलिए बात करते हैं क्या है महाराष्ट्र का ये पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 हुआ। ये इसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार काफ़ी चर्चाओं में भी थी रिसेंटली। अभी रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने 2024 में एक बिल रिलीज़ किया, महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024। इस बिल का मेन पर्पज़ है कि महाराष्ट्र के शहर वाले एरियाज़ में जो नक्सलिज्म बढ़ रहा है, नक्सलिज्म मॉइस जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे नक्सलिज्म वाली सिचुएशन को टैकल करना, या नक्सलिज्म से रिलेटेड जितने भी अफेक्टेड एरियाज़ हैं, जितने भी अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारी संगठनें यहाँ पर, कई सारे ग्रुप काम कर रहे हैं अलग अलग शहरों में मुंबई के, जो कि नक्सलिज्म से रिलेटेड हैं। तो उन सब ऑर्गेनाइजेशंस को रोकना, ये मेन पर्पज़ है यहाँ पर इस महाराष्ट्र के बिल का। ये बिल के अंदर में कई सारे प्रकार की पेनल्टीज़ मेंशन की गई है और जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है उस इंडिविजुअल को जेल की भी यहाँ पर जो प्रावधान है वो देखने को मिलेगा। तो बेसिकली मेन पर्पज़ ये है जो नक्सलिज्म स्पेशली शहरों के अंदर में उसको ख़त्म किया जा सके। अब शहरों के अंदर, क्योंकि नॉर्मल नक्सलिज्म तो आपने सुना होगा, ये अर्बन नक्सलिज्म क्या होता है आइए जानते हैं। नक्सलिज्म आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कह लो, मॉइज्म कह लो, सब एक ही है, जहाँ पर लोग खड़े हैं हथियार लेके अपने हाथ में और वो सरकार हटाकर अपना रूल करना चाहते हैं, है ना। तो ये मेन पर्पज़ होता है नक्सलिज्म का। भारत में जो नक्सलिज्म है दोस्तों ये ओरिजिनेट हुआ 1967 में। वेस्ट बंगाल के अंदर एक गांव है नक्सलबारी, वहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया था। वैसे नक्सलिज्म में ये जो अर्बन नक्सलिज्म है इसकी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, बट फिर भी हम ये बोलते हैं ये गांव वाले नक्सलिज्म से अलग है। गांव वाले क्षेत्रों में तो पूरा ग्रुप खड़ा रह जाता है, कई सारे लोग अपने इस आइडियोलॉजी में और भी लोगों को कन्वर्ट करते हैं, है ना। लेकिन ये जो शहर में नक्सलिज्म है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो ये अलग ही तरीके से काम करता है। इसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन चल रहा होता है, लोगों को रिक्रूट कर रहे होते हैं, प्रोपेगेंडिस्ट इसमें होते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो फंड्स हैं नक्सलिज्म के लिए वो यहाँ पर आ रहा होता है।
प्लस यहाँ पर जितने भी नक्सलिज्म जैसी चीज़ें बढ़ रही हैं उसको सपोर्ट करने के लिए अर्बन नक्सल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं। प्लस यहाँ पर जो अर्बन नक्सलिज्म है थोड़ा खतरनाक बन जाता है, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट कभी नहीं मिलता इसको। लेकिन पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलता और अर्बन नक्सलिज्म के कॉन्सेप्ट बहुत कम जगह पे नजर आते हैं। रीज़न यह है क्योंकि शहरों के अंदर बेटर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको नजर आएगा, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है शहरों में, जबकि गांव में सबसे ज़्यादा नक्सलिज्म भयंकर हो जाता है। रीज़न ये होता है वहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, लोग उसी से परेशान रहते हैं, तो सोचते हैं सरकार हटाएं हम सीधा, और हथियार ले लेंगे हाथ में और जितने भी गन वगैरह है, बंदूक वगैरह है, वो सब उठाकर यहाँ पे सरकार गिराएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर वो नक्सलिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। तो शहरों में इसकी जो कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस है वो काफ़ी कम रह जाती है। बट कहीं पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ग्रुप काम कर रहे होते हैं, जिसको लेकर यहाँ पे ये नया जो प्रावधान है, नया प्रोविज़न है वो लेकर आया गया। और इस प्रावधान का मेन पर्पज़ क्या है? महाराष्ट्र सरकार का मेन पर्पज़ यही है इस लॉ को लेकर आने का कि ये जो खतरा है नक्सलिज्म का, स्पेशली शहर वाले एरियाज़ में, वो ख़त्म किया जा सके, है ना। प्लस कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, कोई संगठन ऐसा मिल गया जो अनलॉफुल है ना, और इस तरीके से काम कर रहा है नक्सलिज्म के लिए या उससे रिलेटेड है, तो उसको यहाँ पर अनलॉफुल का दर्जा देकर उसको यहाँ पर बंद करवाना या उसके खिलाफ एक्शन लेना। अब यहाँ पे अनलॉफुल का दर्जा कैसे दिया जाएगा? जब भी कोई संगठन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहा होगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज जैसे पब्लिक ऑर्डर जो है, पब्लिक में शांति जो है उसको यहाँ पर बर्बाद कर रहा है वो, या लॉस को चैलेंज कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, या फिर कह सकते हो कि बंदूकों का इस्तेमाल कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ पर डिसरप्ट कर रहा है, तो इसको यहाँ पर बोला जा रहा है अनलॉफुल एक्टिविटीज़। और ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन के अंडर में कोई भी कवर हुआ तो सीधा उसके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। और ध्यान रखिए इस लॉ के अंडर में जितने भी अपराध हैं वो कॉग्निजेबल हैं एंड नॉन बेलेबल हैं, ठीक है। तुरंत यहाँ पर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा पुलिस ऑफिसर, और जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। तुरंत यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा जो भी व्यक्ति ऐसे कामों में शामिल होगा। मान लो किसी को पकड़ लिया गया या किसी मेंबर को पकड़ लिया जो अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहा है और दंगे कर रहा है, अशांति फैला रहा है, तो उसके लिए पनिशमेंट वगैरह क्या है? तो मान लो अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर पकड़ा गया तो उसको 3 साल की सज़ा दी जाएगी, प्लस फाइन होगा 3 लाख रुपए का। या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कोई मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है बट उसको पैसों का सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करवा रहा है, नॉन मेंबर है लेकिन पैसों का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको 2 साल की सज़ा और 2 लाख रुपए का जुर्माना। प्लस यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार की अनलॉफुल संगठनों को प्रमोट करने का काम कर रहा है, तो उसको अगेन 3 साल की सज़ा और 3 लाख रुपए का जुर्माना। फिर ऐसी दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ आती है, कोई व्यक्ति यहाँ पर इस तरीके की प्लानिंग कर रहा है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की, उसको कमिट कर रहा है, तो यहाँ पर 7 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना। प्लस इन ऑर्गेनाइजेशंस में ये लोग तो पकड़े जाएंगे, इनकी जो ज़मीन वगैरह है वो सब यहाँ पर जब्त कर ली जाएंगी, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अनलॉफुल डिक्लेयर कर दी गई, कोई भी संगठन अनलॉफुल डिक्लेयर हुआ, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा या कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगे वो यहाँ पर प्रॉपर स्टेप लेंगे और उनकी प्लेस को पूरी तरह से कह सकते हैं कि सीज कर देंगे, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पर लीगल रिव्यू की, तो यहाँ पर लीगल रिव्यू का कोई ऑप्शन है या नहीं है? तो यहाँ पर एक एडवाइजरी बोर्ड बनाने की बात की गई है। तो एक एडवाइजरी बोर्ड होगा, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे हर बार देखेगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना फिर गवर्नमेंट ये लॉ लेकर आ रही है, गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ करने लगे। किसी भी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर कोई नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के खिलाफ कदम उठा रही है तो उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दे, है ना, कि भाई नहीं ये हमारे खिलाफ बोल रही है, ऐसा कुछ है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड होगा और वो एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू करेगा कि सरकार ने अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर करा है तो उसको 6 सप्ताह के अंदर अंदर रिव्यू करना और पूरी तरह से रिव्यू करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना 3 महीने के अंदर अंदर। फिर हाई कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा, सरकार के इस एक्शन को रिव्यू कर सकता है, ध्यान रखिए, क्योंकि इसलिए तो यहाँ पर बात हो रही है। इसलिए आपने आर्टिकल देखा, आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, क्या महाराष्ट्र का ये स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल ड्रैकोनियन है? ड्रैकोनियन मतलब यहाँ पर सरकार अपनी चलाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी मान लो इनके खिलाफ बोलती है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो हो सकता है उसी पे एक्शन लिया जाए। बट यहाँ पर रिव्यू का ऑप्शन दिया गया है, तो ध्यान रखिए हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है सरकार के एक्शन को कि सरकार ने कहीं गलत वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर तो नहीं कर दिया, क्योंकि अनलॉफुल डिक्लेयर करते ही दोस्तों लोग अरेस्ट हो जाएंगे, सभी पेनल्टीज़ उसके ऊपर लग जाएंगी, उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, वो ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये ध्यान रखिए, पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 महाराष्ट्र का स्पेशली है क्या। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर।
तो दोस्तों वैसे ये था हमारा आज का डिस्कशन। आगे कोई आर्टिकल नहीं है न्यूज़पेपर में, सभी आर्टिकल्स को अच्छे से निचोड़ दिया है। 360 डिग्री में हम लोगों ने हर एक न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ा है। तो कैसा लगा न्यूज़पेपर एनालिसिस, फीडबैक में ज़रूर से कुछ ना कुछ लिख के जाना नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी आते हैं वर्ड ऑफ द डे पर। आज का वर्ड ऑफ द डे है कैटास्ट्रॉफी। इसको कैटास्ट्रॉफी भी, कैटास्ट्रॉफ भी हर तरीके से प्रोनाउंस कर लिया जाता है। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन या फिर तबाही। तो बताइए दोस्तों, इस वर्ड का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना है आपको। जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया है कि डिस्पाइट हर केयरफुल प्लानिंग, उनकी केयरफुल प्लानिंग के बावजूद भी जो पार्टी है वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो गई, तबाही मच गई वहाँ पर। तो अब यहाँ पर कैटास्ट्रॉफी वर्ड का यूज़ करके फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस जब तक नहीं बनाओगे तब तक इस वर्ड का यूज़ नहीं कर पाओगे। अब जब भी डिस्ट्रक्शन, तबाही या कोई नेचुरल ऐसा कोई डिस्ट्रक्शन होता है ना, तो तब आप यहाँ पर कैटास्ट्रॉफी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए बाकी आते हैं प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था कि जो सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO, इसको लेकर 3 ही स्टेटमेंट बताइए, तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। केवल 2 स्टेटमेंट्स दोस्तों यहाँ पर सही देखने को मिल जाएंगे। और वो 2 स्टेटमेंट कौन कौन से सही है? स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, कि भाई यहाँ पर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाम से पता चल रहा है, ये हमारे भारत के अंदर में जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस होती हैं उसको इंपोर्ट को रेगुलेट करने का काम करता है, ये सही बात है। दूसरा, ये पर्टिकुलर बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है, ये भी सही बात है। बट तीसरा यहाँ पर आपको गलत देखने को मिलेगा, क्योंकि CDSCO का ये काम नहीं है कि वो दवाइयों के प्राइसेस को सेट कर सके। हमारे देश में जो दवाई होती हैं उनकी प्राइसेस का जो रेगुलेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी CDSCO के पास नहीं है। तो किसके पास है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है NPPA के पास, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये ध्यान रखिए ना दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।